हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ब्लड। लास्ट क्लास में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था और ब्लड वो उस क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हमारा एक टॉपिक रह गया था जो कि था फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ब्लड हमारी बॉडी में कैसे बनता है, उसके लाइफ साइकिल वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निफाई एडुवर्सिटी पे, जहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं बीएससी का पूरा सिलेबस, वो भी बिल्कुल फ्री। हम अपना पहला बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि होगा 1 अक्टूबर शाम 3 बजे। तो लाइव जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल लर्निफाई एडुवर्सिटी पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ करवाएंगी आपके फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस, बीएससी का फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। हम अपना पहला बैच बिल्कुल फ्री लॉन्च करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यूट्यूब चैनल या अपने लर्निफाई एडुवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, तो आप ऐसी और जानकारियों के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डे टू डे अपडेट भी देती रहूँगी। और दूसरा, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जितनी भी जब हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उन लाइव क्लासेस में जो भी पीडीएफ होगी, जो भी मैं आपको यूआईटी पे पढ़ाऊँगी, उन सब की पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, वहाँ पे आप मुझसे अपने डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम मैं वहाँ पे क्विज़ और पोल्स भी डालती रहती हूँ, और क्विज़ और पोल्स के अलावा भी मैं और भी बहुत सारी चीज़ों के अपडेट वहाँ पे आपको देती रहती हूँ। ठीक है, तो आप मेरा जो लर्निफाई एडुवर्सिटी वाला टेलीग्राम भी हमारा और एक मेरा पर्सनल भी है, तो आप मेरे पर्सनल चैनल पर्सनल ग्रुप को इस स्कैनर से स्कैन करके भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी मेरे बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते तो मैं उनको भी बता दूं कि मेरा नाम नेहा है और मैं यहाँ, आप मुझे देख रहे हैं लर्निफाई एडुवर्सिटी पे, जहाँ पे मैं हूँ जूलॉजी की फैकल्टी। यहाँ पे मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊँगी और मेरी जो क्वालिफिकेशंस है, मैंने अपनी बैचलर करी थी लाइफ साइंस में फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जो मेरी मास्टर्स थी वो है मेरी बायोटेक्नोलॉजी में फ्रॉम द दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। मैंने जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करे हुए हैं वो है IIT JEE, एम्स और गेट और DTU का एंट्रांस। ठीक है, और जो मेरे MSc के टाइम पे जो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था वो उस टाइम मैंने अपने अल्जाइमर पे काम करा हुआ है, तो मुझे अल्जाइमर के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। सो आई वेलकम यू ऑल फॉर द 2023 बैच। आप सभी लोगों का 2023 बैच में बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास में घुसने से पहले प्लीज़ फॉलो द E2B रूल। अभी E2B रूल है क्या, जिन बच्चों को जो मेरी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उन्हें पता होगा कि E2B रूल है क्या, और जो नहीं देखते उनको मैं बता दूं। E2B रूल मीन्स अब मेरी क्लास में आने से पहले अपने आँख, कान और दिमाग अपने साथ में लाएं, ताकि जो भी आप मेरी क्लास में सुने, देखें, समझें, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ फॉलो द E2B रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि ब्लड का इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर मैंने आपको उसके फंक्शंस भी बता दिए थे, फिर मैंने आपको उसका फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो भी था, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो भी बता दिए थे। ये सारी चीज़ें देखने, जिन बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो क्लास देखिए, क्योंकि आज की जो क्लास है वो हमारी प्रीवियस क्लास से ही क्या है, अटैच्ड है। तो अगर आप प्रीवियस क्लास को नहीं देख पाएंगे तो आपको आज की क्लास का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ पहले जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस देखिए, जो इससे पहले के कंटेंट मैंने करवाया है, उसके बाद आप आज की क्लास देखिएगा। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा वगैरह सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आज जो हमें करना है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कि हमारी बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, अब देखिए
मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्लड है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक तो उसमें ब्लड प्लाज्मा होता है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। जो आपका प्लाज्मा है वो तो आपका फ्लूइड इन नेचर है, वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। उसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके उसी प्लाज्मा में आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं, आई मीन जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। तो आज हमें यही पढ़ना है, यही देखना है कि वो जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट उस ब्लड में सस्पेंडेड होते हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। दैट्स वाई हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, नॉट द ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा की फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है हमें, ब्लड सेल्स की मीन्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स की फॉर्मेशन आज हमें पढ़नी है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड डेवलप्ड इज कॉल्ड द हीमोपोइसिस। आपके ब्लड में जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस के थ्रू ही आपके ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है। हीमो मीन्स ऑल, एज यू ऑल नो ब्लड, और पोइसिस मीन्स होता है आपका मेकिंग। तो ब्लड की मेकिंग को ही आप क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस। क्या मैंने बोला, हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस, एक ये और एक ये। ठीक है, अब देखिए हमारी बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन जब हम अपने मतलब कि बिफोर क्या कहते हैं प्रेगनेंसी, सॉरी जब आप अपने एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है ना, तभी उसी वक्त ही आपकी बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर मतलब बिफोर बर्थ ये सबसे पहले कहाँ होते हैं, यॉर्क सैक में होता है। ठीक है, उसके बाद लेटर इन द लीवर, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड ऑफ द फीटस। पहले 3 महीने, स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें जो बेबी के अंदर ब्लड बन रहा होता है वो आपका कहाँ बन रहा होता है, यॉर्क सैक में। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो ब्लड बन रहा होता है वो आपका बन रहा होता है आप लीवर में, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, इन सब में। ठीक है, उसके बाद मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने यॉर्क सैक, फिर लीवर, स्प्लीन में, और जब लास्ट के 3 महीने बचे होते हैं मतलब 7वां, 8वां या 9वां, उन 3 महीनों में आपके जो ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है वो हो रही होती है आपकी रेड बोन मैरो में। और वही स्टार्टिंग लास्ट के जो 3 मंथ से लेकर जब तक कि एक इंसान की पूरी इंडिविजुअल लाइफ, वो ब्लड फॉर्मेशन कहाँ हो रही होती है, आपकी बोन मैरो में। तो प्राइमरी साइट कहाँ है आपकी ब्लड फॉर्मेशन की, आपके बोन मैरो में है। पर जब फीटस के केस में आपकी जो फॉर्मेशन हो रहा था ब्लड का, वो आपका होता है स्प्लीन, लीवर, थाइमस और लिम्फ नोड में। आई होप से आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं कि प्राइमरी साइट बताओ ब्लड फॉर्मेशन की एडल्ट में, फिर आपके फीटस में कौन कौन सी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ब्लड सेल प्रोडक्शन कॉल्ड हीमोपोइसिस अकर मेनली इन रेड बोन मैरो आफ्टर बर्थ। ये एक मैंने पॉइंट आपको बता दिया। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। ये है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट के फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने, ये पूरा जो आप चार्ट देख रहे हैं, पूरा जो डायग्राम देख रहे हैं, ये सारे आपके क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। अब ये कैसे फॉर्म होते हैं ये पूरा उसका एक ओवरव्यू है। तो देखिए सबसे फर्स्ट मैं आपको पहले यहाँ पे एक रफ आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद हम इसे 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक स्टेम सेल होता है, मैंने आपको स्टेम सेल वाली क्लास में बताया था कि स्टेम सेल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, स्टेम सेल्स कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो हम स्टेम सेल यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। स्टेम सेल्स 4 तरीके के होते हैं, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। यहाँ पे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब है कि ये बहुत सारे सेल्स बना सकता है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल का फॉर्मेशन हमारा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कर सकता है। तो जब हमारे ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी हमारे किस स्टेम सेल से हो रही होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल 2 तरह की स्टेम सेल्स में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, डिवाइड होता है। फर्स्ट इज द माइलॉइड स्टेम सेल और सेकंड वन इज द लिम्फोइड स्टेम सेल। क्या, फर्स्ट इज माइलॉइड, सेकंड वन इज द लिम्फोइड। ठीक है,
अब ये जो लिम्फॉइड होते हैं, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स क्या होते हैं, दो तरीके के सेल्स में डिवाइड होते हैं जब अपने डिविजन शो कर रहे होते हैं। एक होता है प्रोजेनिटर सेल्स, दूसरा होता है आपका प्रिकर्सर सेल। क्या बोला मैंने? फर्स्ट वन इज द प्रोजेनिटर सेल, प्रोजेनिटर सेल, और सेकंड वन इज द प्रिकर्सर सेल, प्रिकर्सर सेल। आपके सारे के सारे माइलॉइड स्टेम सेल प्रोजेनिटर में नहीं डिवाइड होते, सारे के सारे प्रिकर्सर में डिवाइड नहीं होते। मोस्ट ऑफ द स्टेम सेल्स जो होते हैं आपके माइलॉइड, मोस्ट ऑफ द माइलॉइड स्टेम सेल्स आपके प्रोजेनिटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। अब प्रोजेनिटर सेल्स और हमारे प्रिकर्सर सेल्स, उनके बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो आपके प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ना, वो अब मतलब अपने सिर्फ वो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, वो अपने जैसे और सेल्स नहीं बना सकते, मीन्स वो और प्रोजेनिटर सेल्स नहीं बना सकते। क्या कहना चाह रही हूँ मैं? देखिए, कि ये आपका सॉरी, देखिए ये आपका है माइलॉइड स्टेम सेल, ठीक है। ये आपका क्या है? माइलॉइड स्टेम सेल है। इस माइलॉइड स्टेम सेल से क्या बना आपका? प्रोजेनिटर और प्रिकर्सर सेल। माइलॉइड स्टेम सेल, इससे आपका बना एक तो प्रोजेनिटर सेल और एक बना आपका प्रिकर्सर सेल। ये वाला हटा दो, प्रोजेनिटर सेल, और ये आपका बना आपका प्रिकर्सर सेल। ये थोड़ा छोटा बन गया पर ऐसा होता है नहीं दोनों, प्रिकर्सर सेल। अब ये प्रिकर्सर सेल ना, जब आपका प्रोजेनिटर सेल है, अब ये जब डिवाइड होगा, जब ये डिवाइड होगा तो ये और प्रोजेनिटर सेल नहीं बनाएगा। मतलब कि आपका जो माइलॉइड सेल प्रोजेनिटर सेल में डिवाइड हुआ था, वो अब एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म ले चुका है, उसको उसका सेल का फेट पता चल चुका है कि उसे फ्यूचर में क्या बनाना है। तो इस प्रोजेनिटर सेल का जो फंक्शन है ये वही बनाएगा, वही अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, और प्रोजेनिटर सेल नहीं बनाएगा। तो ये भी फंक्शनल सेल बनाएगा और ये भी फंक्शनल सेल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन कि नॉट फॉर्म अगेन प्रोजेनिटर सेल, ठीक है। और जो आपका प्रिकर्सर सेल है ना, ये बहुत सारे डिविजन्स पहले शो करेगा, बहुत सारे डिविजन्स करने के बाद जाके अपना कोई एक स्पेशलाइज्ड सेल बनाएगा। मीन्स अभी इसमें डिवीजन कैपेसिटी बाकी है, इसको भी इसका फंक्शन पता नहीं है। बहुत सारे डिविजन्स करने के बाद ही आपका क्या बनाएगा? कोई डिफ्रेंशिएटेड सेल बनाएगा। पर प्रोजेनिटर सेल जो होगा उसको उसका फंक्शन अब पता चल चुका है, तो ये अपने जैसे और प्रोजेनिटर सेल्स अभी नहीं बना सकता। ये था हमारा प्रोजेनिटर सेल्स और प्रिकर्सर सेल के बीच का डिफरेंस। तो देखिए, ये जो आप ग्रीन ग्रीन कलर के देख रहे हैं, CFUE, CFUMEG, CFUGM, ये तीनों जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये है आपके प्रोजेनिटर सेल्स, ठीक है। पर देखिए, माइलॉइड से ना और भी तरीके के सेल बन रहे हैं। ये भी प्रोजेनिटर था, पर माइलॉइड से ये भी बन रहा है, पर ये यहाँ पे प्रोजेनिटर सेल नहीं है। ये भी आपका प्रोजेनिटर सेल है, ये भी आपका प्रोजेनिटर सेल है, यहाँ ये भी आपका प्रोजेनिटर सेल। ये सारे के सारे आपके माइलॉइड से बन रहे हैं, पर माइलॉइड से एक और बन रहा है जो कि प्रोजेनिटर नहीं बना। तो अभी मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ दी आपके माइलॉइड स्टेम सेल जो होते हैं डिवाइड करने के बाद प्रोजेनिटर सेल बनाते हैं। ऑल माइलॉइड स्टेम सेल आर नॉट फ्रॉम द प्रोजेनिटर सेल।
इतना समझ में आया? आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये ग्रीन वाले आपको क्या थे? प्रोजेनिटर सेल। अभी जब ब्लू वाले देख रहे हैं, कौन से में? ये जो आप, हाँ ये वाले, ये लाइट ब्लू, ये है आपके सारे प्रिकर्सर सेल्स। क्या है ये? आपके सारे प्रिकर्सर सेल्स हैं। ये प्रिकर्सर सेल्स में बहुत सारे डिविजन्स होने के बाद, क्या बोला मैंने? प्रिकर्सर सेल्स जब बहुत मल्टीपल टाइम डिवाइड होंगे तब जाके वो जो बनाएंगे वो होगा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होगा? वो आपका होगा फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, समझ में आया कि सबसे पहले आपका आया स्टेम सेल। स्टेम सेल डिवाइड हुआ तो उसने एक माइलॉइड स्टेम सेल बनाया, एक लिम्फोइड स्टेम सेल बनाया। माइलॉइड स्टेम सेल जब फर्दर डिवाइड होता है तो वो प्रोजेनिटर सेल्स बनाता है और प्रिकर्सर सेल्स बनाता है। जो आपके प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं उनको उनका फंक्शन पता होता है कि उन्हें क्या करना है। जो आपके प्रिकर्सर सेल्स होते हैं वो मल्टीपल टाइम पहले डिवीजन शो करते हैं, उसके बाद जाके फिर एक स्पेसिफिक सेल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस प्रोजेनिटर सेल से आपका बना क्या? प्रिकर्सर सेल। तो इस प्रोजेनिटर सेल को पता था कि अब इसे जो प्रिकर्सर सेल बनाना है वो आपका क्या है? मेगा कैरियोब्लास्ट। ऐसे इस वाले को भी पता था तो इसने तुरंत बना दिया। बट यहाँ पे देखिए इसने बहुत लंबा गैप लेने के बाद, बहुत सारे डिवीजन शो करने के बाद जाकर तब जाके इसने आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करा। ठीक है, आई होप सो आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसी चीज को हमें वन बाय वन करके पढ़ना है। ओवरव्यू समझ में आ गया कि हम चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसी चीज को हमें वन बाय वन करके पढ़ना है। तो देखिए फीटस में कहा हो रहा था? फीटस में आपके ब्लड की फॉर्मेशन हो रही थी लिम्फ, स्प्लीन, लीवर, लिम्फ नोड, थाइमस, इन सब जगहों पे। एडल्ट में आपकी हो रही थी रेड बोन मैरो में। तो हम एडल्ट है तो हमें अपनी बॉडी का पढ़ना है, तो हम एडल्ट का पढ़ेंगे। तो हमारे रेड बोन मैरो में हो रही है। तो रेड बोन मैरो इज अ हाईली वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड इन द माइक्रोस्कोपिक स्पेस बिटवीन द ट्रेबिकुलाई ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू। हमारे बोन्स टिश्यू के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि एक टाइप का क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। इसी बोन मैरो में ना बहुत तरह के स्टेम सेल्स होते हैं। एक नहीं मतलब बहुत तरीके के स्टेम सेल्स होते हैं। और ये बहुत तरीके के स्टेम, जैसे सपोज मान लीजिए 100% इसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट है रेड बोन मैरो में। उसी 100% का 0.5 to 1%, कितना बोला? 0.05 to 0.1% जो होते हैं आपके, वो होते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। कौन से होते हैं? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। यही प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जब आगे डिवाइड करेंगे तो ये दो तरीके के सेल्स बनाते हैं। एक होता है माइलॉइड सेल्स, एक होता है क्या कहते हैं? लिम्फोइड सेल्स। क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा तरीके के स्टेम सेल्स बने, दैट्स वाई हम इसे कह रहे हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। क्यों? क्योंकि जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की क्या कैपेसिटी थी, वो एक से ज़्यादा सेल्स हमारे बॉडी में बना सकता है। यूनिपोटेंट जो होता है वो एक ही टाइप का स्टेम सेल बना सकता है, पर प्लूरिपोटेंट एक से ज़्यादा तरीके के स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अबाउट 0 to 0.5 to 0.1% ऑफ द रेड बोन मैरो सेल्स आर कॉल्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। और इन्हीं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को आप क्या कहते हैं? इन्हीं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को कहते हैं आप हेमोसाइटोब्लास्ट एंड आर ड्राइव फ्रॉम द मेसेनकाइम। मेसेनकाइम मीन्स जहाँ से आपके मेसोडर्म या आपके सारे टिश्यूज बनते हैं। दिस सेल्स हैव द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ये जो भी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं इनके पास क्या कैपेसिटी होती है कि वो एक से ज़्यादा सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो पाए, डिविजन शो कर पाए। इन न्यू बॉर्न ऑल बोन मैरो इज रेड। जितने भी न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें जो हमारी बोन मैरो होती है वो क्या होती है? रेड होती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। पर जैसे जैसे इंडिविजुअल की एज बढ़ती जाती है तो हमारे बॉडी में ना ब्लड के जो ब्लड प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रेड बोन मैरो होती है ना वो हमारी येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लग जाती है, जिसमें ज़्यादातर अमाउंट में जो सेल्स होते हैं वो हमारे फैटी सेल्स होते हैं, मतलब फैट वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, तो एज एन इंडिविजुअल एज द रेट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन डिक्रीज। जैसे जैसे इंडिविजुअल की एज बढ़ती जाएगी ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो रेड बोन मैरो इन द मेडुलरी
कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन बिकम इनएक्टिव, रेड बोन मैरो इनएक्टिव होने लगेगी और रिप्लेस हो जाएगी येलो बोन मैरो से, जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, उनमें फैट वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप सबको इतना चीज समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया प्लूरिपोटेंट दो तरीके में डिवाइड होते हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्म ब्लड सेल्स, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल इन रेड बोन मैरो प्रोड्यूस टू फर्दर टाइप ऑफ स्टेम सेल्स which have the capacity to develop into several type of stem cells. First one is the myeloid stem cell, second one is the lymphoid stem cell. Myeloid stem cell further divide होके क्या बनाएंगे, red blood cells, platelets, monocytes, neutrophils, RBC, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल एंड मास्ट सेल, जो कि मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम दिखाया था उसमें सब था। और जबकि क्या कहते हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिवीजन के बाद बनाते हैं नेचुरल किलर सेल, और भी तरीके के हमारे WBCs होते हैं या इम्यून सेल्स जो होते हैं हमारे, वो सारे हमारे किससे बनते हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात ये याद रखिएगा, जो आपके लिम्फोइड माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो जहाँ पे डिवीज़न शो करते हैं वहीं पे अपना डिवीज़न कंप्लीट भी करते हैं। क्या बोला मैंने, उनकी डेवलपमेंट जो होती है स्टार्ट जहाँ पे होगी ना वहीं पे ख़त्म होगी। तो जो माइलॉइड स्टेम सेल होते हैं ना, वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं बोन मैरो में और वो ख़त्म भी से वहीं पे करते हैं। पर जो आपके लिम्फोइड स्टेम सेल होते हैं ना, वो अपनी डेवलपमेंट तो बोन मैरो में स्टार्ट करते हैं, पर उसे ख़त्म करने का उनका जो रीज़न है वो है आपका लिम्फेटिक टिश्यूज़ या लिम्फेटिक नोड्स वगैरह में वो कंप्लीट उसे करते हैं। ठीक है, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग ह्यूमोपोइसिस some of the myeloid stem cell differentiated into the progenitor cell and other myeloid stem cell are the lymphoid stem cell। ये बहुत बार बता चुकी हूँ। प्रोजेनेटर सेल आर नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, जो आपके प्रोजेनेटर सेल होते हैं वो कैपेबल नहीं होते कि वो अपने जैसे और भी सेल्स बना पाए, एंड आर कमिटेड टू गिविंग राइज अ मोर स्पेसिफिक एलिमेंट, और वो कमिटमेंट कर लेते हैं उन्हें कि इसी तरीका का सेल बनाना है, मतलब उनको उनका फेट पता होता है, उनको उनका फंक्शन मिल चुका होता है। ठीक है, सम प्रोजेनेटर सेल आर नोन एज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, CFU। CFU मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये जो आपकी CFU होती है क्या इंडिकेट करती है कि आपके ब्लड में जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, यही CFU ने प्रोड्यूस करेगी। आपके ब्लड में जो भी मैच्योर एलिमेंट होंगे वो कौन प्रोड्यूस करेगा, आपका CFU। मैंने आपको ऊपर 3 तरीके के CFU बताए थे। फर्स्ट वन इज द CFUE, CFUMG, और थर्ड वन इज द CFUGM। जो आपको CFUE होती है वो आपकी इरेथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस करती है। क्या बोला मैंने आपको, जो CFUE होती है वो आपका रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है। CFUMEG मैग जो आपको प्रोड्यूस करती है वो मैरा कैरियोसाइट्स प्रोड्यूस करती है। अभी मैरा कैरियोसाइट्स क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है, और जब आपकी CFUGM होती है ना, वो प्रोड्यूस करती है ग्रैनुलोसाइट्स, और जब आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो कौन होते हैं, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। समझ में आया? एक बार दोबारा हम डायग्राम देख लेते ताकि चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, ये क्या था आपका, ये आपका था प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ने डिवाइड करने के बाद आपको बनाया माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल फर्दर डिवाइड हुआ, उसने बनाया प्रोजेनेटर स्टेम सेल और प्रिकर्सर स्टेम सेल। जब आपको प्रोजेनेटर स्टेम सेल था उसको कमिटमेंट कर ली थी उसने कि वो एक ही तरह का सेल बनाएगा, और उसने क्या कमिटमेंट करी थी कि CFU आपका क्या है, ये ग्रीन वाले तीनों आपके प्रोजेनेटर सेल है। इसकी कमिटमेंट थी कि अभी सिर्फ क्या बनेगा, RBCs बनाएगा। इसकी कमिटमेंट थी कि सिर्फ और सिर्फ मेगा कैरियोब्लास्ट बनाएगा, जो कि आगे चलकर प्लेटलेट्स बनाएंगे। और इसकी कमिटमेंट्स थी कि ये ईसिनोफिल के बनाएगा, बेसोफिलिक मायोब्लास्ट बनाएगा, माइलियोब्लास्ट बनाएगा, मोनोब्लास्ट बनाएगा। अब ये देखिए, जो प्रो इराइथ्रोब्लास्ट है ना, वो पहले और भी मतलब और डिवीजन शो करता है। अब ये क्योंकि ये सारे क्या हैं, प्रिकर्सर सेल्स हैं। ये ब्लू वाले जितने भी आपके ना सारे आपके प्रिकर्सर सेल्स हैं, और प्रिकर्सर सेल एक फंक्शनल सेल बहुत सारे डिवीजन शो करने के बाद बनाते हैं। तो अब ये जो प्रिकर्सर सेल है प्रो इराइथ्रोब्लास्ट,
इसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे। उसके बाद ये बनाएगा रेटिकुलोसाइट्स, और रेटिकुलोसाइट्स भी बहुत सारे डिविजन शो करने के बाद जाके बनाएगा आरबीसीज। ठीक है, ऐसे आपके मेगा कैरियोब्लास्ट आपके बनाएंगे मेगा कैरियोसाइट्स, और डिविजन शो करके बनाएंगे प्लेटलेट्स। ऐसे आपके इओसिनोफिलिक माइलियोब्लास्ट आपके बनाएंगे इओसिनोफिल, बेसोफिलिक आपके मायोब्लास्ट बनाएंगे बेसोफिल्स, माइलियोब्लास्ट आपके बनाएंगे न्यूट्रोफिल्स, मोनोब्लास्ट आपके बनाएंगे मोनोसाइट्स, टी लिम्फोब्लास्ट आप बनाएंगे आपके टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोब्लास्ट बनाएंगे आपके बी लिम्फोसाइट्स, और एनके लिम्फोब्लास्ट बनाएंगे आपके एनके किलर सेल मीन्स नेचुरल किलर सेल। आई होप सो आपको ये फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं। अब इस ब्लड फॉर्मेशन में कौन कौन से जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट है, उसमें जो भी आपके ब्लड फॉर्मेशन हुई है उसमें आपके कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है। तो आपके पहले तरीके का जो हार्मोन है वो है आपका हिमेटोपोइटिक ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, जो भी आपके प्रोजेनिटर सेल होते हैं ना उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करता है उसका डिफ्रेंशिएशन और प्रोलिफ्रेशन, मतलब वो डिफ्रेंशिएट अच्छे से हो पाए और वो प्रोलिफ्रेट अच्छे से कर पाए। उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। जो आपके दूसरे तरीके का होता है वो होता है इरेथ्रोपोइटिन, ईपीओ। इसका एक फंक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ईपीओ किस काम में आता है। जो भी आपके आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है वो ईपीओ के थ्रू होता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल प्रिकर्सर। आपके जो भी आरबीसी प्रिकर्सर होंगे उनका नंबर कौन बढ़ा देगा, ईपीओ बढ़ा देगा। अगर प्रिकर्सर का नंबर ज़्यादा है तो जायज़ सी बात है उसमें ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ईपीओ इज प्रोड्यूस प्राइमरी बाय द किडनी सेल। ईपीओ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपका किडनी सेल से प्रोड्यूस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू कि ईपीओ आपका कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ठीक है, थर्ड वन इज द, अगर आपका रीनल फेलियर हो जाता है, मतलब आपका किडनी फेलियर हो जाता है, रीनल मीन्स होती है किडनी। ठीक है, तो अगर आपका किडनी फेलियर हो जाता है तो आपका ईपीओ नहीं बन पाएगा, और उन जो जिनका भी रीनल फेलियर हुआ है ना उन इंडिविजुअल्स में आरबीसी बहुत कम बनता है। ठीक है, तो विद रीनल फेलियर ईपीओ रिलीज स्लो, ईपीओ का रिलीज जो होगा वो स्लो हो जाएगा, और आरबीसी जो प्रोडक्शन होगा वो इनएडिक्वेट, मतलब बहुत कम अमाउंट में बनेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनमें डिक्रीज हीमोक्रिट हो जाएगा। हीमोक्रिट मीन्स कि एक ब्लड में आपके आरबीसीज ने कितना अमाउंट कवर कर रखा है, कितने परसेंटेज में आरबीसीज है, तो हीमोक्रिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स करते हैं। ठीक है, तो हमने अपना लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है जो कि था हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। आज हमने ब्लड के बारे में पूरा पढ़ लिया। आज की जो क्लास थी हमने उसमें ब्लड कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम वाइट ब्लड सेल्स करेंगे, उसके बाद हम प्लेटलेट्स करेंगे, तब जाके स्विच करेंगे हार्ट पे, और उसके बाद जाके स्विच करेंगे वेसल्स पे, तब जाके कहीं हमारा ख़त्म होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।